हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण। हालांकि इससे पहले प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। और ये टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण, ये वर्तमान में चल रही जो आरबीएससी की 11th और 12th जो क्लास राजस्थान बोर्ड की, इन दोनों क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि अदर कम्पिटेटिव जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पर इन दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसी साल जो राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किया, 9वीं और 11वीं का चेंजेस किया। तो 11वीं में अभी ये टॉपिक डाल दिया गया, यानी 11th क्लास वालों को भी ये पढ़ना है और 12th में ये पहले से था तो उनकी वही चल रहा है सिलेबस, तो उनको भी ये पढ़ना है। मतलब 11th और 12th दोनों के लिए इस सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वैसे आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, पहले से जानते हैं हम थोड़ा बहुत कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कि हरे पौधे जो भी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है, क्या प्रोसेस है, तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा की बात करें तो हरे पादप जो होते हैं, यानी ग्रीन जो प्लांट होते हैं हरे पादप, एक तो CO2, जल और सूर्य का प्रकाश, तीन चीजें हैं। CO2, जल और सूर्य का प्रकाश, तीनों का उपयोग करके इन तीनों को यूज करेंगे। और साथ में क्लोरोफिल की सहायता से, जो कि उनमें खुद में होता है, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट या जिसको हम भोजन कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, उसका निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश, इनकी सहायता से या इनका उपयोग करते हुए पर्णहरित की सहायता से, जो पर्णहरित उनमें उपस्थित होता है ग्रीन प्लांट्स में, उसकी सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको अगर अपन समीकरण के रूप में लिखना चाहे तो 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य का प्रकाश, यानी कि 6CO2, 12H2O और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों का यूज करेंगे और क्लोरोफिल की हेल्प लेंगे। तो ये तो उनको कहाँ से मिल जाता है, वातावरण से ये मिल जाता है, उन्हें वो अवशोषित कर लेते हैं जड़ों के द्वारा। और सूर्य का प्रकाश जो कि उन्हें वातावरण से मिल ही जाता है, साथ ही क्लोरोफिल या पर्णहरित उनकी पत्तियों में होता है। तो इन सभी की सहायता से वो क्या करते हैं, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जल के अणु का भी निर्माण होता है। और ये जल का अणु जो है या तो वो यूज कर लेते हैं अपनी जैविक क्रियाओं में या फिर वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। साथ में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी बनती है। और ऑक्सीजन अपन जानते हैं कि सभी सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको पौधे भी अपनी जैविक क्रियाओं में यानी ऑक्सीकरण में काम में लेंगे और शेष बची हुई जो ऑक्सीजन होगी उसको वो निष्कासित कर देंगे, जिसको कि दूसरे सजीव जो है वो श्वसन में काम में ले लेंगे। तो इस तरह से होती है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, यानी कि तीन चीजें यूज करेंगे, CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होती है उसमें जो पौधे हैं, केवल हरे पौधे ही करते हैं। ये हरे पौधे का मतलब जिनका तना हरा हो, जिनकी पत्तियां हरी हो, और हरा भाग उनका होता है इसीलिए क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल या हरित लवक ही क्या करता है, पौधे के उन भागों को हरा बनाता है, हरा रंग देता है, एक पिगमेंट है ये। और यही वो महत्वपूर्ण पिगमेंट है जिसकी वजह से ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पौधों के द्वारा। पौधे क्या करते हैं, जो सूर्य की सौर ऊर्जा होती है उसको किस में चेंज कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और वो रासायनिक ऊर्जा उनके विभिन्न भागों में स्टोर हो जाती है, जैसे कि बीजों में, तने में, पत्तियों में, किसी भी भाग में स्टोर हो जाती है। और उस स्टोर हुई ऊर्जा को कुछ मात्रा में तो पौधे उनकी जो जैविक क्रियाएं होंगी उनमें काम में ले लेंगे, और शेष जो बची हुई जो ऊर्जा है जो स्टोर हुई है कार्बनिक पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में, यानी कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन रूपों में चेंज हुई है और स्टोर हो गई, उसको क्या करेंगे, दूसरे जो सजीव है वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि समस्त जो सृष्टि चक्र है, समस्त सजीव जगत है, वो इस प्रकाश संश्लेषण पर ही डिपेंड है, यानी कि हरे पौधों पर ही निर्भर है। वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तभी भोजन का निर्माण होता है और तभी सभी सजीव क्या कर पाते हैं, जीवन यापन कर पाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरी चीज
इसमें क्या होता है, ऊर्जा संग्रहण की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का संग्रहण होता है, ऊर्जा इकट्ठी की जाती है, संचित की जाती है। ऑक्सीकारी और अपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक ऑक्सीकारी अभिक्रिया भी और अपचयन अभिक्रिया भी है। वो कैसे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल का होता है ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण होने से जल का विखंडन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है जो ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है, तो वो जल से प्राप्त होती है, यानी जल का ऑक्सीकरण होता है। और साथ ही साथ CO2 का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है और CO2 किसमें चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में, यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं इसमें साथ साथ होती है, और इसी कारण हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। तो ये तो बात हुई कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन सी चीजें इसमें आवश्यक होती है, कैसे। लेकिन मेन चीज ये आ जाती है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भागों में, तो हरे भागों में कहाँ होती है, कैसे संपन्न होती है। तो इसको अपन डिटेल देखें। इससे पहले पौधे के जो हरे भाग है, जैसे कि पत्तियां हैं, मोस्टली पत्तियां ही होती है ग्रीन, तो पत्तियों में जो मेसोफिल ऊतक होता है, पर्णमध्योतक या जो मेसोफिल ऊतक होता है, उस मेसोफिल ऊतक में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पर्णहरित और कैरोटीनोइड वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित महत्वपूर्ण है और इसके अलावा कैरोटीनोइड वर्णक होते हैं, और यही वो वर्णक है जिनमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अब जो पर्णहरित होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, हरित लवक में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती के मेसोफिल में, पर्णमध्योतक में। प्रत्येक पत्ती के मेसोफिल में या पर्णमध्योतक में जो कोशिकाएं होती है, उनकी प्रत्येक कोशिका में, यानी कि एक जो सेल होगी, एक जो कोशिका होगी, उसमें 20 से 40 तक क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। मेसोफिल ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 तक 20 से 40 तक हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की अगर अपन संरचना देखें, तो संरचना में हमें क्या दिखता है, इसकी संरचना में हम बाहर से देखते हैं तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग नजर आता है, जिसमें 2 झिल्लियां होती है। ये तो इसकी बाहरी झिल्ली हो जाती है, ये अंदर वाली इसकी भीतरी झिल्ली कहलाती है, और दोनों झिल्लियों के मध्य में एक थोड़ी सी स्पेस बची हुई रहती है, यानी थोड़ा रिक्त स्थान रहता है, और उस रिक्त स्थान को हम कहते हैं परिकला अवकाश। जो रिक्त स्थान रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, परिकला अवकाश कहते हैं। तो ये तो इसकी दोनों झिल्लियां हो गई, ये दोनों के बीच में परिकला अवकाश। इसके अलावा अब इस हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में अंदर जो भी भरा हुआ रहता है अंदर का पदार्थ, उस संपूर्ण पदार्थ को हम कहते हैं मैट्रिक्स। हरित लवक में भरा हुआ संपूर्ण जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, यानी कि इसमें कुछ सघन संरचनाएं दिखाई देती है, और कुछ भाग जो होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल होता है। तो जो सघन संरचनाएं होती है, इस तरह से जो गोलाकार सिक्के नुमा संरचनाएं होती है और इस तरह से एक समूह के रूप में व्यवस्थित रहती है, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम की अगर अपन प्रत्येक यूनिट की बात करें, यानी एक अगर इस संरचना की बात करें अकेली की, तो ये इस तरह से एक कॉइन लाइक होती है, यानी सिक्के के समान दिखाई देती है। और कॉइन लाइक की स्ट्रक्चर जो होती है इसको कहा जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, यही क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है, क्योंकि मोस्टली यही पार्टिसिपेट करती है फोटोसिंथेसिस में। इस थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली पर छोटे छोटे इस तरह से कण लगे हुए होते हैं, यानी थाइलेकोइड की जो सतह है, जो झिल्ली है, उस पर कुछ कण पाए जाते हैं, और ये कण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्वांटासोम। यानी कि बहुत सारे ये क्वांटासोम पाए जाते हैं, और इन प्रत्येक क्वांटासोम में, अगर हम एक क्वांटासोम की बात करें, तो प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं, लगभग 230
230 लगभग 230 क्लोरोफिल अणु, यानी कि एक क्वांटासोम में पर्णहरित के कितने अणु होंगे? 230। ये तो बात हो गई। अब 230 क्लोरोफिल के अणु या क्वांटासोम कहाँ पर है? थाइलेकोइड में। वो तो यही क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो अगर अपन बात करें कि एक जो ये थाइलेकोइड था, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए और ये क्या कहलाया? ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने से एक ग्रेनम बन गया। और बहुत सारे जो ग्रेनम है ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या बना लेते हैं? एक संयुक्त संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं ग्रेना। यानी सारों को अपन संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। ये ग्रेना किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक पतली झिल्लीनुमा जो संरचना है वो इनको जोड़ती है और इसको कहा जाता है इंटरग्रेनम लेमिनी। इंटरग्रेनम लेमिनी के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रेना की। ग्रेना के अतिरिक्त जो तरल भाग रहेगा मैट्रिक्स का वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कई कणिकीय संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि स्टार्च कणिका हो गई, इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है वर्तुल, 70s प्रकार का राइबोसोम भी होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम, बहुत सारे जो है अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है प्रकाश संश्लेषण में इनके पार्ट की। तो जो ग्रेना वाला यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो संपन्न होगी तो वो दो भागों में डिवाइड होकर के संपन्न होती है, जिसमें से एक होती है प्रकाशिक और दूसरी होती है अप्रकाशिक। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, जो लाइट रिएक्शन होती है, वो होती है ग्रेना वाले पार्ट में, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी वो होगी स्ट्रोमा वाले भाग में। तो ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर थी। आज की क्लास में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं और फोटोसिंथेसिस की साइट यानी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।